नमः सर्वेभ्यः। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हमारे इस चैनल पर कोई ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने की थी इत संज्ञा, आज हम करेंगे लोप संज्ञा। हमने देखा था कि इत संज्ञक 6 प्रकार के होते हैं और जो इत संज्ञक होते हैं उनका हम तस्य लोप सूत्र से हम उनका लोप कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लोप संज्ञा होती क्या है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जाम में जैसे ये ऑप्शन आ जाते हैं, अदर्शनम लोप है, तस्य लोप है, तो इन दोनों में से हम कौन सा करें कि लोप क्रिया की किससे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोप संज्ञा होती क्या है। क्या होती है लोप संज्ञा, कोई बता सकता है क्या? लोप संज्ञा, ठीक है, जैसे सूत्र होता है इसका अदर्शनम लोप प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। ठीक है, यानी कि जो भी अपनी उल्लेखित लिखित यह वस्तु होती है तो उसका दिखाई न देना ही हमारा क्या होता है, लोप संज्ञा होती है। अर्थात जो हमें दिखाई नहीं देता उसको हम क्या कहते हैं, लोप। क्या कहते हैं, लोप। ठीक है, हमारे संस्कृत व्याकरण में क्या होता है कि वर्ण का कभी नाश नहीं होता। क्या नहीं होता, नाश। क्यों? तो हम उसे ब्रह्मवत अखंड माना गया है। क्या माना गया है, ब्रह्मवत अखंड। तो उसका नाश नहीं होता, तो उसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ता है, लोप। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता वो क्या होता है, लोप। लोप संज्ञा का सूत्र होता है अदर्शनम लोप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तस्य लोप, यानी कि लोप क्रिया या फिर विधि सूत्र, यानी कि इसको हम यूज में लेते हैं इत संज्ञक को लोप करने के लिए। इत संज्ञक वर्ण को लोप करने के लिए हम कौन से सूत्र को उपयोग में लेते हैं, तस्य लोप। ठीक है, ये होता है आपका तस्य लोप। तस्य इतो लोपः स्यात्, तस्य इतः लोपः स्यात्, यानी कि तस्य इत संज्ञक, अर्थात यहाँ पर तस्य का मतलब क्या होता है, इत संज्ञक। यानी कि हमने जब माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो उनमें जो इत संज्ञक वर्ण थे, हमारे लास्ट वाले जो इत संज्ञक वर्ण थे, तो उनका लोप, ठीक है, वो क्या होता है, अपना तस्य लोप है। ठीक है, जो 6 सूत्र पढ़े थे इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। किस सूत्र से लोप होता है आपका, तस्य लोप सूत्र से। क्लियर? ठीक है, हम चलिए अब आगे। ओके, देखिए स्मार्ट बोर्ड मेरे पास है नहीं, और अगर हम कॉपी से पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी संहिता संज्ञा। सूत्र क्या होता है इसका, प्रसन्निकर्ष संहिता, यानी कि वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम वर्णों की अतिशयित अत्यंत सन्निधि निकटता क्या कहलाती है, अपनी संहिता संज्ञा कहलाती है। इस सूत्र का प्रयोग हम किस में करते हैं, संधि में। किस में करते हैं, संधि में। अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। संहिता का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम संधि में करते हैं, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण की संहिता संज्ञा होती है। जैसे हमने ले लिया यद्यपि, यानी कि यदि प्लस अपि। इसमें यदि में क्या है आपका ई और यहाँ पे ए, यानी कि पूर्व पद का तो लास्ट वाला और अंतिम पद का स्टार्ट वाला, तो इसमें क्या है ई, इसमें क्या है आपका ए। ठीक है,
ई और ए की आपकी क्या हुई, संहिता। ठीक है, तो ये ई और ए आपके क्या है, परस्पर संहिता संज्ञक है। क्लियर? ठीक है। जैसे अन्वय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका, अनु प्लस ए, यानी कि उ प्लस ए, उ प्लस ए। तो यहाँ पे आपके जो वर्ण परस्पर संहिता संज्ञक है वो कौन से हैं, उ और ए। कौन से हैं, उ और ए। देखिए एग्जाम में आपके ये सूत्र एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी संहिता संज्ञा का सूत्र कौन सा है, यानी कि प्र सन्निकर्ष से संहिता। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे देगा हलो अनंतरा संयोग। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा जैसे आदि अंत्यन संहिता, आदि अंत्यन संहिता। ठीक है, तो आपको ये सूत्र भी याद करने हैं। क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमारी आती है संयोग संज्ञा। क्या आती है, संयोग संज्ञा। हल अनंतरा संयोग। ठीक है, अजभीर व्यवहिता हल है संयोग संज्ञा शिव। ठीक है, व्यंजन वर्णों के साथ यदि स्वर वर्ण न हो, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। क्लियर? जैसे व्यंजन वर्णों के साथ यदि स्वर वर्ण ना हो तो वहां आपकी संयोग संज्ञा होती है, यानी कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में यदि स्वर न हो तो उन व्यंजन वर्णों की परस्पर क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पार्वती। पार्वती को हम अलग अलग कैसे लिखते हैं, प आ रे व ए त ई। ठीक है, क्या बन गया हमारा, पार्वती। तो यहाँ पे ऐसे कौन से दो वर्ण हैं जिनके बीच में आपका स्वर नहीं है, तो इसमें कौन से हैं आपके दो, रे और व। रे और व के बीच में क्या नहीं है, स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रे और व की क्या हुई है, आपकी परस्पर संयोग संज्ञा हुई है। क्या हुई है, आपकी परस्पर संयोग संज्ञा हुई है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही अक्षरों, दो ही वर्ण हो आपके, इससे ज्यादा भी आपके हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हम लेते हैं द्वंद्व। द्वंद्वों को हम क्या लिखते हैं, द व ए न द व ए। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, एक द व, इनके बीच में भी क्या नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। न और द, न और द के बीच में भी कोई स्वर नहीं है। फिर द और व, द और व के बीच में भी कोई भी स्वर नहीं है। तो आपके यहाँ पर कितने परस्पर संयोग संज्ञा हुई, आपकी 3। क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि संहिता और संयोग संज्ञा एक दूसरे की पूरक नहीं होती, क्योंकि ये एक ही उदाहरण में संहिता और संयोग संज्ञाएं हो सकती हैं। जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, तो संहिता तो किसकी हुई है, यदि प्लस अपि ई और ए की। अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो य द य ए पि प ई। ठीक है, तो इसमें संयोग संज्ञक वर्ण कौन से आपके, द और य। ठीक है, अब इसको अलग अलग तोड़ोगे ना तो य द ए य प ई। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये संयोग संज्ञक वर्ण आपका किस में हुआ, द और य में। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी संहिता संज्ञा। क्या है आपकी संहिता संज्ञा, सूत्र क्या है आपका इसका, आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, आपने ये सूत्र माहेश्वर में भी पढ़ा था। ठीक है, जो आपका हमने प्रत्याहार किए थे ना, तो उसमें आपने ये पढ़ा था आपने। अन्ययिता सहित आदि मध्य अंगानाम स्वस्य च संख्या स्यात् यथा अणिति ए ई उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अली आदि है। ठीक है, अर्थात आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्यवर्ती वर्णों की संहिता संज्ञा होती है, जो कि हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़े थे कि जो आपका स्टार्ट होता है वो वाला, और जो बीच वाले हैं उनको हम लेते हैं और लास्ट वाले को हम छोड़ देते हैं। ठीक है,
इस संज्ञा का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए किया जाता है। आ गया ना वही बात। तो किस संज्ञा का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए किया जाता है? सहायता संज्ञा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आदि अंत्येन लास्ट में खालिस्तान भी छोड़ सकता है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा सूत्र है, या फिर पूछ लेगा कि सहायता संज्ञा का सूत्र कौन सा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी पद संज्ञा। कौन सी आपकी पद संज्ञा? ठीक है, ये सूत्र आपके एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। इसका सूत्र है आपका पद संज्ञा का सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम। आपसे पूछ लेगा ये पद संज्ञा कौन सी होती है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, यानी कि सुबंत तिगंत च पद संज्ञा स्यात्। सुबंत यानी कि जो सुप से अंत होता है और जिनका तिप आदि प्रत्यय से अंत होता है, तो उनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत प्रत्यय प्रयुक्त शब्द की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। आपके सुप प्रत्यय कौन से होते हैं? ये हमने पहले भी करवाया है कि आपके सुप प्रत्यय होते कौन से हैं। जैसे आपने बड़ी क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे राम की सिद्धि की हो गया आपने, तो सुप प्रत्यय आपके कौन से होते हैं? कोई बता सकता है क्या? ये आपके कितने होते हैं? आपके 21 होते हैं। जैसे सु औ जस, अम औ सस, टा भ्याम भीस। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? आपके सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और आपके तिंग प्रत्यय कौन से होते हैं? तिंग प्रत्यय जो आपके धातु के साथ लगते हैं, जैसे टिप तस ची, सिप थस थ, मिप म। ठीक, आपके तिगंत होते हैं। ये आपका रूप और ये आपके धातु। ठीक है, तो उनकी क्या होती है? आपकी पद संज्ञा होती है। नेक्स्ट है आपकी उदात्त संज्ञा। उच्च ही उदात्त, उच्च ही उदात्त। ठीक है, आपको ये वाला दे देगा तो आपको पूछ लेगा कि ये कौन सी संज्ञा है? उदात्त संज्ञा है, अनुदात्त संज्ञा है, या फिर सवृत्त संज्ञा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सूत्र क्या है आपका? उच्च ही उदात्त, उच्च ही उदात्त। तालु आदिषु संभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो च उदात्त संज्ञा स्यात्। निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। ठीक है, यानी कि मुक्त तालु के ऊपरी स्थान से निष्पन्न होने वाले अच स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। यानी कि जो आपके तालु के जो ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, तो उनकी क्या कौन सी संज्ञा होती है? आपकी उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, इन स्वर वर्णों पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, उदात्त संज्ञक स्वर चिन्ह रहित होते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, लरी। ठीक है, ए, ओ, ऐ, औ, ये आपके क्या है? आपकी उदात्त संज्ञा है। नेक्स्ट है आपकी अनुदात्त संज्ञा। इसको इसका सूत्र है आपका नीचे ही अनुदात्त, नीचे ही अनुदात्त। उदात्त का कौन सा था आपका? उच्च ही उदात्त, और अनुदात्त का है आपका नीचे ही अनुदात्त। देखो, तालु आदेशु संभागेशु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। उदात्त में तो आपका क्या था? ऊर्ध्व भागे, और इसमें क्या है आपका? अधोभागे। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सबको? इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, जब एग्जाम में आते हैं ना तो सब एक बराबर लगता है। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तालु आदिषु संभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुक्त तालु के निचले स्थान से किया जाता है, उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, अनुदात्त संज्ञा में क्या होता है? आपका जो ये अंडरलाइन सी लगी होती है। ठीक है, उदात्त में कोई भी चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त में इनके वर्ण के नीचे अंडरलाइन लगी होती है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है? अनुदात्त संज्ञा। उसके बाद है आपकी सवृत्त संज्ञा। कौन सी है? सवृत्त संज्ञा, यानी कि जो उदात्त और अनुदात्त के बीच में होती है, तो आपकी कौन सी होती है?
सवृत संज्ञा। क्लियर? जैसे उदात्त अनुदात्त तत्वे वर्ण धर्मो समाहिलते यस्मिन् स अच सवृत। उदात्त और अनुदात्त दोनों की साम्यावस्था होती है, अर्थात जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के मध्य स्थान से किया जाता है उनकी सवृत संज्ञा होती है। जो सवृत संज्ञा होती है उनके ऊपर वर्ण के ऊपर आपकी एक लंबवत रेखा खिंची हुई होती है। क्या होती है? लंबवत रेखा खिंची हुई होती है। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो सवृत संज्ञा है अपनी, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम मंत्रोच्चारण के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मंत्रोच्चारण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुनासिक संज्ञा। कौन सी आपकी अनुनासिक संज्ञा? मुख नासिका वचनो अनुनासिक, यानी कि मुख सहित नाक से बोले जाने वाले वर्णों की क्या होती है? आपकी अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, यानी कि मुख के साथ नाक से भी जिसका उच्चारण किया जाता है वो आपकी अनुनासिक संज्ञा होती है। एक होती है आपकी अनुनासिक। कौन सी होती है आपकी? अनुनासिक। एक होती है आपकी अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक आपकी कौन सी होती है? जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से एक साथ किया जाता है तो उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे आपका ये आ गया ना चंद्र बिंदु का चिन्ह। ठीक है, इसको हम चंद्र बिंदु से हम क्या करते हैं? लक्षित करते हैं। ए अनुनासिक और ए अनुनासिक, जो नासिका से नहीं बोला जाता, केवल मुख से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा। ठीक है, ये आपकी तीनों क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं, यानी कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, वर्णस्य उच्चारण काले मात्रा कथ्यते। एग्जाम में पूछ लिया जाता है वर्णस्य उच्चारण काले का कथ्यते। आपको यहाँ पे आपको ठीक है खालिस्तान दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मात्रा के आपके कितने भेद होते हैं? 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये आपको सूत्र बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपको याद रखने। ठीक है, उकालो जस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, यानी कि उच्च 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 व वाम काल इव कालो यस स अच कर्माल, यानी कि जिनमें एक मात्रा का यूज होता है वो आपकी होती है ह्रस्व, 2 मात्रा का होता है वो आपकी होती है दीर्घ यानी कि गुरु, और त्रिमात्रा का होता है वो होता है आपका प्लुत। ठीक है, एक मात्री को ह्रस्व ए ई उ री लरी, द्विमात्री को गुरु आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, त्रिमात्री को प्लुत ए ई उ री लरी। ठीक है, तो एक मात्रा वाला आपका अच होता है ह्रस्व, 2 मात्रा वाला होता है दीर्घ और 3 मात्रा वाला होता है प्लुत। क्लियर यहाँ तक? तो आपका जो ये संख्या का टॉपिक है ये कल और परसों हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कल ही हम कंप्लीट करें। देखिए ये आपकी व्याकरण के बेस हैं, आपको ये 2 सूत्र याद करने ही करने हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक बार में याद हो, आप इनको 2-3 बार देख लो तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से याद करना है। क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि आपके अब तक जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि सहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा, या फिर पद संज्ञा, या फिर लोप संज्ञा, वो कौन सा उसका विधि सूत्र है, कौन सा क्रिया सूत्र है, ये आपको आज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और मेरे पास देखिए साधनों का थोड़ा अभाव है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं और कॉपी से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं सीधे बुक से ही करती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बुक से भी यानी कि आपके टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर
समाप्त करते हैं। और कल हम करेंगे आपकी स्वर्ण संज्ञा, गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा। क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।